आज मैं गुप्ता का इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी का 201 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूँ। द DAD कर्व डेप्थ एरिया ड्यूरेशन एनालिसिस फॉर कैचमेंट वुड बी इंडिकेट दैट्स। आप जो डैड कर्व एनालिसिस करते हो क्या इंडिकेट करता है? आपका डैड कर्व होता है जो एनालिसिस आपको क्या इंडिकेट करता है? For a given area, maximum average depth of the rainfall increase with a storm duration। आप जब डायड कर्व का एनालिसिस करोगे तो क्या बताएगा? एनालिसिस ऑफ a storm determine the maximum amount of rainfall within the various duration over the area of various size। तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व होता है, जो डेप्थ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अगर एरिया आपका इंक्रीज करेगा तो डेप्थ तो क्या होगा? डिक्रीज होगा डेप्थ ऑफ द रेनफॉल। अगर ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल कांस्टेंट हो तो एक कंडीशन लगेगा। एंड डेप्थ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनफॉल। रेनफॉल अगर ज़्यादा हो रहा है तो डेप्थ ज़्यादा होगा रेनफॉल का। एरिया अगर कांस्टेंट है तो अगर डेप्थ का जो ड्यूरेशन का रेनफॉल ज़्यादा है, ड्यूरेशन अगर टाइम ज़्यादा है रेनफॉल का तो डेप्थ ज़्यादा होगा रेनफॉल का। सेम वही बोला गया है स्टेटमेंट नंबर बी में कि आपका गिवन एरिया मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल इंक्रीज इन स्टॉर्म ड्यूरेशन। अगर बारिश का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए तो आपका रेनफॉल डेप्थ भी एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल आपका क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है? परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट एक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है। आपका परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है PWP, परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट। और ऊपर क्या हो जाता है? परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है कि जिससे नीचे का वाटर सॉइल से नहीं एग्जैक्ट किया जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। तो परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट वो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन, कंजम्पटिव यूज क्या हो जाएगा? कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इन बेसिन मीन्स क्या हो जाएगा? कंजम्पटिव यूज क्या हो जाएगा? कंबाइन यूज ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स आपका क्या हो जाएगा? कंजम्पटिव यूज हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कंजम्पटिव यूज कौन कौन सा? कंजम्पटिव यूज हो जाता है जो क्रॉप आपका जो यूज करता है, कंजम्पटिव यूज CU, वो क्या हो जाता है? ग्राउंड वाटर को यूज कर लेता है जो रिसोर्स, एंड कम एंड सरफेस वाटर को भी यूज कर लेता है। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द ट्रैक्टिव फोर्स मेथड डिजाइन ए स्टेबल चैनल्स अप्लीकेबल टू डिजाइन। आप अगर ट्रैक्टिव फोर्स मेथड से आप डिजाइन कर रहे हो स्टेबल चैनल का तो अप्लीकेबल विच टाइप ऑफ द चैनल? आपका आपका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस टाइप के चैनल के लिए आप डिजाइन कर रहे हो? आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन कोहेसिव मटेरियल के लिए, जिसका नॉन कोहेसिव बोले तो सैंड टाइप मटेरियल के लिए, और ग्रेवल टाइप मटेरियल क्या आपका वही हो जाएगा आपका स्टेबल चैनल क्या हो जाएगा? नॉन कोहेसिव मटेरियल के लिए। और क्या हो जाएगा? वाटर कैरिंग क्लियर को वाटर हो, गंदा वाटर नहीं होगा। गंदा वाटर किस में हो जाएगा? क्ले वगैरह में, नॉन कोहेसिव में हो जाएगा। तो आपका 1 और 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेबल चैनल है ही है। अगर आप सस्पेंडेड सॉलिड कंटेन कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? जो आपका कनाल था उसको इरोड कर रहा है, तभी ना उसका सस्पेंडेड सॉलिड वाटर में आ रहा है। तो नॉन स्टेबल चैनल हो जाएगा ये कंडीशन। आप पूछ रहा है क्या स्टेबल के लिए? नेक्स्ट वन, एज पर द सील्ड क्राइटेरिया द इंटरसेशन ऑफ द बेड मोशन एंड इंक्रीमेंट फंक्शन ऑफ फंक्शन ए यूनिक फंक्शन ऑफ। आपका एज पर द सील्ड क्राइटेरिया है जो बेड मोशन कर रहा है, इंटरमीडिएट इज द फंक्शन ऑफ द किसका हो जाएगा? शियर रिनॉल्ट नंबर का फंक्शन हो जाएगा।
एज पर द सील्ड जो क्राइटेरिया है, इंट्रेशन ऑफ द बेड मोशन, द इंक्रीमेंट फंक्शन इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द शियर रेनॉल्ट नंबर। जो शियर रेनॉल्ट का जो हो जाएगा यूनिक फंक्शन हो जाएगा एज पर द सील्ड क्राइटेरिया। नेक्स्ट वन, rigid boundary channel whose the bed and bank are made with the non erodable material। आपका पूछ रहा है रिजिड बाउंड्री चैनल है हुज बेड बैंक और बेड बैंक मेड विद द नॉन इरोडेबल मटेरियल है, तो आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट एंड रिजाइम हो जाएगा। नॉन इरोडेबल है मतलब कि आपका जो है मटा बना हुआ है कंक्रीट वगैरह से, तो क्या हो जाएगा, वो परमानेंट रिजाइम चैनल हो जाएगा। परमानेंट चैनल हो जाएगा जी, नॉन इरोडेबल है तो परमानेंट चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ए बैरिएस्ट वाल यूजुअली प्रोवाइड, मतलब किस सेक्शन पे बैरिएस्ट वाल प्रोवाइड करते हो आप। बैरिएस्ट वाल किसके लिए प्रोवाइड करते हो, हेड रेगुलेटर के लिए। हेड रेगुलेटर के लिए क्या करते हो आप, बैरिएस्ट वाल प्रोवाइड करते हो। हेड रेगुलेटर के लिए आप क्या करते हो, बैरियर्स वाल प्रोवाइड करते हो। या स्ट्रक्चर टू बी कंस्ट्रक्ट हेड ऑफ द कनाल रेगुलेटर फ्लो वाटर इज नोन एट हेड रेगुलेटर, उसी के लिए आप क्या करते हो, बैरियर वाल प्रोवाइड करते हो ताकि आप हेड रेगुलेटर का क्या करो, कर सके काम। मोस्ट आइडियल कंडीशन ऑफ द एनर्जी डिसिपेटर फॉर डिजाइन ऑफ स्पिलवे वेंटेल वाटर कर्विल, आपका कब होगा, मोस्ट आइडियल कंडीशन कब होगा एनर्जी डेसिपेटर का फॉर स्पिलवे टेल वाटर कर्व क्या होगा, हाइड्रोलिक जंप होगा, कोइंसाइड विथ क्या हो जाएगा, हाइड्रो कोइंसाइड विथ क्या, विथ हाइड्रोलिक जंप कर्व एट ऑल डिस्चार्ज। आपका टेल वाटर है जो कोइंसाइड किससे कर जाना चाहिए, हाइड्रोलिक जंप से कर्व से कोइंसाइड कर जाना चाहिए। जो मान लिया आप जब हाइड्रोलिक इधर से हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, यह स्ट्रक्चर था, यहाँ से वाटर निकल रहा है रिजर्वायर से, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, यहाँ से निकलेगा कुछ ऐसा हाइड्रोलिक जंप बनाएगा। तो ये अगर टेल वाटर से कोइंसाइड कर जाता है हाइड्रोलिक जंप, तो आपका मोस्ट आइडियल कंडीशन हो जाएगा फॉर एनर्जी डेसिपेशन के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी डेसिपेशन के लिए मोर आइडियल कंडीशन हो जाएगा जब कोइंसाइड विद हाइड्रोलिक जंप कर्व। आपका जो है क्या है, टेल वाटर आपका कोइंसाइड कर जाएगा हाइड्रोलिक जंप हाइट से, जब कोइंसाइड कर जाएगा तो मोस्ट आइडियल कंडीशन हो जाएगा फॉर एनर्जी डेसिपेशन के लिए। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए कैचमेंट एट एनी टाइम टी इज, आपका ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का कैचमेंट एट एनी टाइम टी क्या हो जाएगा, द स्लोप ऑफ एस कर्व विथ द इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ है ना, यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर ए कैचमेंट एट टाइम टी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एस कर्व विच इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर पर आवर, वही हो जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ एट टाइम टी। नेक्स्ट वन, ordinate of instantaneous unit hydrogram at time t is the slope of s curve of intensity 1 सेंटीमीटर पर आवर। आपका यही हो जाएगा क्या, ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राम, स्लोप ऑफ एस कर्व ऑफ द इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन, लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉइल 10 सेंटीमीटर 10 mm है, द कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप इतना है, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई फील्ड इज, डेप्थ ऑफ द वाइड फील्ड रिक्वायर्ड के लिए कितना हो अप्लाई करेंगे, आपका 100 करेंगे क्योंकि आपका जो कंजम्पटिव यूज है वो 90 है, और लीचिंग के लिए कितना मांग रहा है आपको 10 mm मांग रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा 90 प्लस क्या हो जाएगा 10, टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फील्ड। लीचिंग वाटर आपका 10 mm था,
और कंजम्पटिव 90 था, तो कंजम्पटिव इरिगेशन क्या हो जाएगा, लीचिंग रिक्वायरमेंट प्लस क्या कंजम्पटिव यूज। आपका आ जाएगा क्या, लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो वाटर आपको कोई फील्ड है तो अगर इसमें साल्ट टाइम के साथ साल्ट जमा हो गया है तो उसके मतलब कि आप कुछ वाटर ऑफ द अप्लाई करेंगे इसको, आप फिर इसको क्या करेंगे, इसमें क्या होगा जब वाटर इसमें फील्ड में आएगा तो इसमें साल्ट कंसनट्रेशन डिजॉल्व हो जाएगा, उसके अदर एंड से हम क्या करेंगे वाटर को निकाल देंगे, तो साल्ट घुला हुआ साल्ट बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या होगा फील्ड का वाटर का साल्ट कंसनट्रेशन कम जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा लीचिंग रिक्वायरमेंट उसी को बोलते हैं, जो पानी साल्ट के डिजॉल्व करके रिमूव कर सके, लीचिंग रिक्वायरमेंट हो गया। अब कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट फॉर फील्ड क्या हो जाएगा, कंजम्पटिव यूज प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट, आपका ये आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, कौन सा है जो करेक्टली मैच है, डिवाइस device to receive and eject drainage from the canal, inlet and outlet, that is the right. Cross drainage structure when canal bed level and drain bed level are same. अब क्रॉस लेवल स्ट्रक्चर करोगे कनाल साइफोन, अगर दोनों का सेम लेवल है तो वो क्या होगा, क्या हो गया, वो अलग नेम हो जाएगा। आपका कैनाल साइफोन में क्या होता है, कैनाल साइफोन हो रहा है मतलब कि क्या है, कैनाल आपका नीचे है रिवर ऊपर है, और कैनाल का क्या है वाटर लेवल उस रिवर के वाटर लेवल से वो ज़्यादा है, तो ये कंडीशन कैनाल का हो जाएगा, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्रॉस मेशनरी वर्क फैसिलिटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट, ब्रिज के लिए होता है, सही है। क्रॉस मेशनरी वर्क फैसिलिटेड तो क्या करता है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए करता है, दिस इज द राइट। और इसका जो जो ये आपका दिया है क्रॉस ड्रेनेज वर्क स्ट्रक्चर द बेड लेवल ऑफ द ड्रेन बेड और कनाल बेड सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे लेवल क्रॉसिंग बोलेंगे। अगर कनाल का बेड लेवल और ड्रेनेज का बेड लेवल दोनों का सेम लेवल में है तो उसे क्या बोलेंगे लेवल क्रॉसिंग, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो 1 and 3 आर द राइट, बी द राइट ऑप्शन। मैंने बताया कि आपका क्रॉस ड्रेनेज बार का बोथ ड्रेनेज बेड लेवल और सेम एज, उसे क्या बोलेंगे कनाल एंड ड्रेनेज बेड लेवल दोनों का सेम, उसे लेवल क्रॉसिंग बोलेंगे। क्रॉस मेशनरी वर्क फैसिलिटेट टू रोड कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड ब्रिज बोलेंगे, ब्रिज। डिवाइस रिसीव एंड इजेक्ट द ड्रेनेज फ्रॉम कैनाल इज कॉल्ड क्या बोलेगा इनलेट एंड आउटलेट। डिवाइस क्या करता है रिसीव एंड इंजेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम द कैनाल इज कॉल्ड इनलेट एंड आउटलेट बोलेगा उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑर्डिनेट ऑफ द 3 यूनिट हाइड्रोग्राफ अ स्मॉल कैचमेंट फॉर आर द गिवन बिलो। स्मॉल कैचमेंट के लिए 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का दिया हुआ है, ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, आपका क्या पूछ रहा है ऑर्डिनेट, क्वेश्चन और होगा आपका ये सब डाटा है। इफ द डिजाइन स्टॉर्म प्रोड्यूस द नेट रेनफॉल डेप्थ इतना है एंड इतना इन सक्सेसिव यूनिट पीरियड, द बेस फ्लो कितना है इतना है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द पीक फ्लो इन मीटर क्यूब नियरली, पीक फ्लो क्या हो जाएगा आपका, बेस फ्लो दिया हुआ है आपका, ये डाटा दिया हुआ था, ये वाला डाटा, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का डाटा दिया हुआ है, इसका आप सोल्यूशन देख लो, लंबा चौड़ा है। हेंस पीक डीज आर रफली नियर टू 130 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 113 नंबर क्वेश्चन, 4 आवर रेनफॉल इन कैचमेंट 250 किलोमीटर स्क्वायर, प्रोसीड्यू ऑफ द रेनफॉल डेप्थ कितना दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर,
and 5 centimeter successive 2-hour unit hydrograph, 2-hour unit hydrograph period. फाई इंडेक्स ऑफ द सॉइल दिया हुआ है, रन ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है हेक्टेयर मीटर में, आप सॉल्व कर लो। रेनफॉल कितना दिया, 4 आवर द कैचमेंट, इतना किलोमीटर स्क्वायर। रेनफॉल डेप्थ कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, एंड इतना दिया हुआ है। सक्सेसिव 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में दिया हुआ है। फाई इंडेक्स दिया हुआ है पर आवर। तो रन ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है आपका। आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया था, तो हेक्टेयर में बदलोगे तो आपका इतना हो जाएगा। स्टॉप पीरियड 4 आवर है। 2 आवर सक्सेसिव रेनफॉल कितना दिया है, 6.2 और 5 दिया है। फाई इंडेक्स पर आवर दिया है। देयरफॉर टोटल इन्फिल्ट्रेशन इन 2 आवर 2 टाइम्स हो जाएगा। फाई क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर के लिए कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। तो आपका 2.4 क्या हो जा रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर जा रहा है। तो आपका रन ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब इसको कर लो, इसमें 2.4 माइनस कर लो, इसमें 2.4 माइनस कर लो, तो जो जो आएगा वो इफेक्टिव इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ होगा, जो कि रन ऑफ होगा। तो आपको दोनों में जब 2.4 घटाओगे तो आपका कुछ क्या आएगा, आपका 6.2 तो 4 आवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सॉल्व करोगे जब बोले थे मैं घटाने के लिए, तो आपका ये आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर है जो रन ऑफ होगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। हेंस टोटल वॉल्यूम इन हेक्टेयर मीटर में क्या हो जाएगा, आपका इतना हेक्टेयर एरिया था और इतना डेप्थ ऑफ द आपका रन ऑफ हुआ है, तो उसको मीटर में हेक्टेयर मीटर में रहती, ये हेक्टेयर में था, ये मीटर में था, तो टोटल हेक्टेयर मीटर में हो जाएगा आपका 1600 हेक्टेयर मीटर रन ऑफ हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, the 3-hour unit hydrograph differ from the 6-hour unit hydrograph for a catchment that 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ है जो डिफर कैसे है 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। आपका 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या हुआ, 3 आवर में ही आपका 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो गया। और 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या हुआ, कुछ 3 आवर में ही हो गया। और 6 आवर में क्या हुआ कि 6 आवर में आपका 1 सेंटीमीटर का बारिश हुआ, तो उसका कुछ ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो आपका जो होगा 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ का 3 ही आवर में हुआ, तो उसका 1 सेंटीमीटर का बारिश तो जल्दी पीक अचीव होगा 3 आवर वाला में, और कम टाइम लगेगा पीक अचीव होने में। यही ऑप्शन होगा कहीं पे 314। द टाइम टू राइज लेस, 3 आवर में क्या होगा, टाइम टू राइज पीक लेस होगा। ऑर्डिनेट इज ग्रेटर फॉर फॉर्म एज कंपेयर टू लेटर। ऑर्डिनेट क्या है, जो 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट है वो क्या है, आपका ग्रेटर है, आपका ये ऑर्डिनेट है। ये 3 आवर का ऑर्डिनेट है, ये 6 आवर का। तो 3 ऑर्डिनेट वाला है, 3 आवर का जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 6 आवर। सी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाइम ऑफ राइज लेस हो जाएगा, ऑर्डिनेट फॉर्म 3 आवर का क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एज पर द रिकमेंडेशन इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ द ब्यूरो NSB, द शेप ऑफ लाइन कैनाल इज, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो रिकमेंड किया है NSB के द्वारा, वो आपका जो शेप ऑफ द लाइन कैनाल आपका ट्राइजोपिडल रिकमेंड किया है इंडियन स्टैंडर्ड। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISB NBS, शेप ऑफ द लाइन कैनाल शुड बी ट्राइजोपिडल, याद रख लेना। और जो आपका सेमी इलिप्टिकल बताया वो लेसी बताया है। नेक्स्ट वन, द फिगर शो द कर्व ऑफ द हाइड्रोग्राफ, फिगर शो द कर्व ऑफ द हाइड्रोग्राफ में कुछ समथिंग इज द मिसिंग, कुछ ऐसा था, ये ऐसा कुछ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टू राइट। अब आपका कह रहा है कि आपका कर्व है जो शिफ्ट कब लेफ्ट की राइट की ओर शिफ्ट कर जाएगा, कुछ ऐसा शिफ्ट कर जाएगा।
ऐसे कुछ शिफ्ट कर जाएगा ये वाला कर्व। कब शिफ्ट कर जाएगा? तो आपका जो कंडीशन दिया हुआ है, वेन लेफ्ट ऑर्डिनेट, सॉरी, द लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट फ्लो इज द मोर, कोई कैचमेंट है, आपका कैचमेंट है, कुछ ऐसा कैचमेंट है मान लो, तो इसका जो आउटलेट इधर से है, तो कुछ ड्रेनेज लाइन है, तो आपका क्या करो, अगर ये वाला साइज बढ़ जाता है, लेंथ ऑफ द ओवरलैंड फ्लो मोर हो जाता है, मान लिया कि आपका लेंथ ऑफ लैंड ओवरफ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, तो आपका क्या है, पीक जो आएगा वो लेट से आएगा, थोड़ा सा टाइम के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ से पहुँचने में यहाँ पर टाइम लगेगा वाटर को, तो पीक का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो राइट शिफ्ट कर जाएगा। दैट इज द राइट ऑप्शन। वेन स्लोप ऑफ द लैंड सरफेस इज लेस, आपका कह रहा है कि स्लोप ऑफ द लैंड सरफेस अगर लेस हो जाए तो क्या होगा, तब भी लेट से पानी आएगा, धीरे धीरे पानी का वेलोसिटी कम होगा तो लेट से आएगा, तो राइट शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल्सो राइट, सेकेंड वन। वेन रन ऑफ इज मोर, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ आपका, दैट इज रॉन्ग। रेनफॉल इज मॉडरेट, ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ आपका पिक राइट से शिफ्ट करने का, तो 1 and 2 आर द राइट ऑप्शन, सी द राइट ऑप्शन। मैच करना है आपको करेक्ट कोड से, गिवन बोलो। लैंड कैपेबिलिटी, लैंड कैपेबिलिटी आपको क्या होता है, लैंड कैपेबिलिटी आपका क्या होता है, फॉर यूएस ब्यूरो रिकमेंडेशन क्लासिफिकेशन, लैंड कैपेबिलिटी आपका जो करेक्ट आंसर है, यूएस ब्यूरो ऑफ रिकमेंडेशन क्लासिफिकेशन करता है लैंड कैपेबिलिटी। सैंडी सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, सैंडी सॉइल में क्या करोगे आप, ड्रिप इरिगेशन करोगे, ये पहले भी पढ़ चुके होगे आप। सैंडी सॉइल में आप क्या करते हो, ड्रिप इरिगेशन करते हो, क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या होगा, जल्दी से जल्दी वाटर क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा पानी क्या करोगे, देते रहोगे। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, एक पाइप होता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, जिससे कंटिन्यूअल ड्रिप ड्रिप करके पानी गिरते रहता है, जिसे ड्रिप इरिगेशन करते हैं। फॉर सैंडी सॉइल के लिए ये सुटेबल है। कंजम्पटिव यूज ऑफ द क्रॉप, कंजम्पटिव यूज ऑफ द क्रॉप क्या हो जाएगा, आप कैसे निकालते हो, कंजम्पटिव यूज को निकालने का फार्मूला क्या था, बेनेडिक्ट क्रेडल फार्मूला से निकालते थे आप कंजम्पटिव यूज, बेनेडिक्ट क्रेडल इक्वेशन से क्या निकालते थे आप कंजम्पटिव यूज। वाटर फ्लो मेजरमेंट आप किससे करते हो, पार्सल फ्लूम लगा के करते हो, आप पहले भी पढ़ चुके हो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कि वाटर फ्लो मेजरमेंट किससे करते हैं, पार्सल फ्लूम से। पार्सल फ्लूम लगा के क्या करते हो, वाटर फ्लो मेजरमेंट करते हो, ये इज द राइट ऑप्शन। ड्रिप इरिगेशन आप सीधा सीधी याद रख लेना, सैंडी सॉइल के लिए करते हैं। कंजम्पटिव यूज किससे मेजर करते हैं, बेनेडिक्ट क्रेडल एक फार्मूला से करते हैं। अब फ्लो मेजरमेंट किससे करते हैं, पार्शियल फ्लूम, जो कहाँ लगा रहता है, ग्रिड चैम्बर के पास। लैंड कैपेसिटी किससे डिफाइन करोगे, यूएस ब्यूरो रिकमेंडेशन से क्या हुआ, रिकमेंडेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज जोन ऑफ, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है उन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज। लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर आपका इनसाइड होता है, आपका लोअर प्रेशर विद द क्या हो जाता है, एंटी क्लॉक वाइज विंड हो जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जोन लो प्रेशर विद द एंटी क्लॉक वाइज विंड होता है, जो कि क्या शो करता है, रेनी कंडीशन को शो करता है। आपका बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या हो जाता है, नॉर्मल हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर विद द एंटी क्लॉकवाइज विंड। नेक्स्ट वन, इफ वन वांट्स टू 90% श्योर दैट द डिजाइन फ्लड ऑफ द डैम प्रोजेक्ट विल नॉट अकर ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ,
period the of 100 year, the reoccurrence interval such flood should be would be क्या हो जाएगा, आपका रियकरेंस इंटरवल निकालना है। तो 90% क्या है, श्योर है कि डिजाइन फ्लड ऑफ द प्रोजेक्टेड नॉट अकरिंग ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ, 90% श्योर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन ऑकरेंस इन एन सक्सेसिव ईयर इज कॉल्ड रिलायबिलिटी और एश्योरेंस, उसी को रिलायबिलिटी बोल देता है। तो नॉन अकरेंस क्या हो गया, तो नॉन अकरेंस क्या हो जाएगा, क्यू के पावर एन। क्यू क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी अकरेंस, क्यू क्या हो जाता है, क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, वो क्यू हो जाएगा। नॉन अकरेंस, नॉन अकरेंस को ही रिलायबिलिटी बोलते हैं या एश्योरेंस बोलते हैं। तो क्यू हो गया, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस फ्रॉम द गिवन डाटा, तो नॉन अकरेंस क्या दिया है, 90% दिया था, 0.9 हो जाएगा। ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ, तो डिजाइन लाइफ पीरियड ऑफ द डैम क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो री अकरेंस इंटरवल फॉर फ्लड टी मान लिया गया है। तो रिलायबिलिटी इजिकल टू क्या हो जाता है, 0.9 इजिकल टू क्यू के पावर एन। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्यू आ जाएगा ये आपका, इसमें कैलकुलेटर का जरूरत आपको पड़ेगा क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू, ऑलरेडी बता चुका हूँ फार्मूला। तो आप यहाँ से करोगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, और रिटर्न पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, तो रिटर्न पीरियड इजिकल टू हो जाता है 1 बाई प्रोबेबिलिटी। यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल लो रिटर्न पीरियड, वही आप आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन फॉर 1 to 20 नंबर क्वेश्चन, चैनल डिजाइन लेसी थ्योरी हैज बीन मीन वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, द सिल्ट फैक्टर इज यूनिटरी, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर पूछ रहा है। हाइड्रोलिक मीन रेडियस इक्वल टू क्या हो जाता है, 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ। तो आपका भी दिया हुआ है 1 और सिल्ट फैक्टर भी 1, तो आपका आर हो जाएगा 5/2, 2.5 हो जाएगा। दिस इज रिमेंबर दिस फार्मूला, 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ। नेक्स्ट वन, which one of the following constitute the basic assumption for unit hydrograph theory। आपका बेसिक एजम्पन फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी के लिए क्या है एजम्पन, टाइम इनवेरिएंस और लीनियर रेस्पॉन्स, ये दोनों जो कंडीशन है फॉर एजम्पन फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए है कि आपका एक यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए दिया हुआ है, तो आपको 5 सेंटीमीटर के लिए निकालना है बारिश के लिए ऑर्डिनेट। आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए कोई ऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर के लिए आप नहीं निकाल सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डिनेट निकाल लोगे, 5 सेंटीमीटर बारिश के लिए क्या ऑर्डिनेट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरिएंस। यूनिट हाइड्रोग्राफ बाय द गिवन बाय शेरमैन दिया था, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी किसने दिया था, शेरमैन। बेसिक थ्योरी एजम्पशन जो फॉलो करता है यूनिट हाइड्रोग्राफ, लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरिएंस, इसे आप रीड कर सकते हो। मीन्स DRH of the unit hydrograph, the given rainfall assessed catchment will be same respective in the occurrence. So next one, which one of the following parameter related to the design of weir on the permeable foundation, पैरामीटर रिलेटेड टू क्या कर रहा है, डिजाइन टू बियर ऑन परमेबल फाउंडेशन पे कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कौन कौन पैरामीटर है जो बियर परमेबल फाउंडेशन पे अगर आप बियर का डिजाइन करते हो तो कौन कौन पैरामीटर आपको कंसर्न में रखना होगा। डिजाइन ऑफ द डाउन स्ट्रीम पाइल ऑफ बियर डिपेंड अपॉन, आपका डिजाइन कर रहे हो डाउन स्ट्रीम का इंड पाइल ऑफ द बियर, तो आपको क्या क्या कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जिट ग्रेडियंट डाउन पर आपका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर। जब देखिए आपका क्या होता है, आपका कोई मान लो आप बियर है, कुछ ऐसा इस टाइप का बियर है, बियर ऐसा कुछ होता है,
आपका बियर कुछ ऐसा होता है। तो इधर से जब पानी पास करके जाएगा, सीपेज होके जाएगा, तो क्या करेगा आप? डाउन स्ट्रीम पाइल का अगर बना रहे हो, डाउन स्ट्रीम पाइल कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या करेगा? डाउन स्ट्रीम पाइल है जो क्या करेगा, आपका अपलिफ्ट प्रेशर क्या करेगा? बढ़ा देगा, क्योंकि इधर का पार्ट वाटर का क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और क्या करेगा? एग्जिट ग्रेडियंट को भी इफेक्ट करेगा। तो आप इस ये दोनों आपका कंसर्न होना चाहिए। डिजाइन पैरामीटर ऑफ द परमेबल फाउंडेशन है, तो डाउन स्ट्रीम इंड पाइल ऑफ द बियर डिपेंड किस पे करेगा? एग्जिट ग्रेडियंट। और मैं तो गलत बोल गया क्या? सॉरी, एग्जिट ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो दिया हुआ है रॉन्ग आंसर दिया हुआ है बेसिकली। आपका 2 और 3 है जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एग्जिट ग्रेडियंट डिपेंड कर जाएगा और अपलिफ्ट प्रेशर पे डिपेंड कर जाएगा। नेक्स्ट वन, गिवन बेस पीरियड इज 100 डे। द ड्यूटी ऑफ द कनाल दिया हुआ है, ड्यूटी आपका दिया हुआ है हेक्टेयर पर क्यूमेक में। डेप्थ ऑफ द वाटर विल बी, द डेल्टा इजिकल टू क्या हो जाता है? 8.64 इंटू बी बाई डी। आप रख लो, ये 100 डे हो गया और ड्यूटी क्या हो गया आपका? हेक्टेयर पर क्यूमेक में ही डालते हैं आपका 1000। तो आपका डेल्टा आपका क्या आ रहा है? 1000। एक कट गया, कट गया, कट गया, आप ये बच गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इसको आप मीटर में आएगा, तो आप सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 86 पॉइंट समथिंग 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, 224, द पंप स्टोरेज प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट इज क्या हो जाता है? पीक लोड प्लांट हो जाता है। पंप स्टोरेज प्लांट इज द पीक लोड प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट होता है जो पीक लोड प्लांट होता है। पंप स्टोरेज प्लांट इज ए पीक लोड प्लांट। पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक और पंप हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज is the type of hydroelectric energy store used in electric power system load balancing. The method of storage energy in the form of the gravitational potential energy of the water pump from the lower। आप रीड करते रहो। जो आपका जो नेम होता है, आपका पंप स्टोरेज प्लांट होता है, पंप स्टोरेज प्लांट इज द पीक लोड प्लांट इसको बोलते हैं। पंप स्टोरेज प्लांट को क्या बोलते हैं? पंप स्टोरेज प्लांट है जो पीक लोडेड प्लांट है। नेक्स्ट वन, P is the precipitation and A is the area represented rain gauge. N is the number of the rain gauge in a catchment area। द वेटेज मीन रेनफॉल क्या हो जाएगा आपका? वेटेज मीन रेनफॉल क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? A1 P1 प्लस A2 P2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एरिया। तो आपका दिस इज द राइट वन, समेशन ऑफ AP डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टोटल एरिया। यही वेटेज मेथड हो जाता है। नेक्स्ट वन, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन आर ड्रॉन एज। आपका डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व है फॉर प्रेसिपिटेशन आर ड्रॉन एज कैसे होगा? मैक्सिमाइज द इनफेलप थ्रू द एप्रोप्रिएट डाटा पॉइंट। आपको डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व में क्या करते हैं? मैक्सिमाइज करते हैं क्या है? रेनफॉल इन्वेलप को क्या करते हैं? मैक्सिमाइज करते हैं रेनफॉल डेप्थ को।
दैट इज द राइट ऑप्शन, बी द राइट ऑप्शन। मैक्सिमाइज क्या करते हो, इन्वेलप ऑफ द थ्रू एप्रोप्रिएट डाटा पॉइंट। जो प्रेसिपिटेशन डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व ऑफ द प्रेसिपिटेशन डन एज द मैक्सिमाइज द, क्या कर रहे हो, मैक्सिमाइज द इन्वेलप थ्रू द एप्रोप्रिएट डाटा पॉइंट। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मैच करना है 127। मैच करना है कंजर्वेशन रिजर्वायर। कंजर्वेशन रिजर्वायर, रिटेंडिंग बेसिन, रिटेंडिंग बेसिन, रिटेंडिंग बेसिन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल आउटलेट हो जाएगा। रिटेंडिंग बेसिन होता है जो अनकंट्रोल आउटलेट होता है, और आपका कंजर्वेशन रिजर्वायर होता है, कंजर्वेशन रिजर्वायर होगा जो आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल आउटलेट हो जाएगा कंजर्वेशन रिजर्वायर। अब फ्लड प्लेन आपका जो हो जाएगा, फ्लड प्लेन क्या हो जाएगा, टेम्पोररी स्टोरेज फ्लड वाटर। फ्लड प्लेन वही हो जाता है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द फ्लड वाटर। अब फ्लड बाल क्या हो जाएगा, फ्लड बाल आपका जो हो जाएगा, फ्लड बाल क्या हो जाएगा, फ्लड फ्लाइट करेगा का काम करेगा, फ्लड फ्लाइट का काम करेगा। आपका जो फ्लड बाल क्या है, फ्लड फ्लाइट का काम करेगा। कंजर्वेशन रिजर्वायर आपका क्या कर रहा था, कंजर्वेशन रिजर्वायर कंट्रोल आउटलेट था, और आपका जो रिटेंडिंग बेसिन था क्या था, रिटेंडिंग बेसिन आपका अनकंट्रोल आउटलेट था। और जो आपका जो क्या था, फ्लड प्लेन क्या कर रहा था, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द फ्लड वाटर। अब फ्लड वाल क्या कर रहा था, फ्लड फ्लाइट कर रहा था। नेक्स्ट वन आप रीड कर लेना। फॉलोइंग फोर हाइड्रोलॉजिकल फ्यूचर have to estimate or taken input before one compute the flood hydrograph at any catchment outlet. The correct which of the have the eruptor consumption is computation is। आपका करेक्ट ऑर्डर बताना है। पहले आप क्या करोगे, करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। तो पहले आप क्या करोगे, पहले रेनफॉल हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करोगे। रेनफॉल हाइड्रोग्राफ के बाद क्या करोगे, उसमें माइनस कर लोगे इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स को। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स को माइनस करने के बाद उसके बाद क्या करोगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड करोगे। यूनिट हाइड्रोग्राफ में आप क्या करोगे, बेस फ्लो ऐड कर दोगे, सिंपल बात है। सी द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑर्डर विच है क्या है, रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, यूनिट हाइड्रोग्राफ और बेस फ्लो। आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है तो इसका स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, उसमें इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स को माइनस करो। उसके बाद आपको क्या करो, यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाओ। यूनिट हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो ऐड करो तो आपका मिल जाएगा फ्लड हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट वन, द टेल वाटर। टेल वाटर कर्व मच एबव द जंप हाइट इज कॉल्ड। आपका टेल वाटर कर्व है जो मच एबव है जंप हाइट, तो क्या हो जाएगा, स्लोपिंग F1 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका स्लोपिंग F1 हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर दिया है बी दिया है, द स्की जंप बकेट एंड टेल वाटर स्लाइड एबव द हाइट ऑफ जंप हाइट कर्व। तो आपका क्या हो जाएगा, चाप आपका ये हो जाएगा, इसका बी द राइट ऑप्शन। आपका स्लोपिंग F1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, टेल वाटर कर्व कोइंसाइड हो जाएगा तो उसको क्या बोलिएगा, आप उसको बेसिन एट द बेड लेवल बोलिएगा, दोनों अगर कोइंसाइड वो कर रहा है तो। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, टेल वाटर कर्व बिलो द जंप हाइट कर्व, ये क्या हो जाएगा, आपका टेल वाटर कर्व है
जो बिलो द जंप हाइट कर्व है तो उसको क्या बोलिएगा? तो सिंक बेसिन बोलिएगा। आपका डूबा हुआ है, टेल वाटर से नीचे है। आपका क्या होता है, जब हाइड्रोलिक गेट है, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है, तो कुछ टेल वाटर था होगा यहाँ पे। अगर टेल वाटर से अगर हाइड्रोलिक जंप नीचे है तो उसके क्या बोलिएगा? सिंक कर गया है, डूब गया है। और दोनों अगर सेम लेवल में है तो बेसिन एट बेड लेवल बोलिएगा। अगर टेल वाटर कर्व मच एबव द जंप ऑफ हाइट है, अगर एबव है टेल वाटर कर्व, तो उसको आप क्या बोलिएगा? आपका क्या बोलिएगा? स्की जंप बकेट जंप, स्की जंप बकेट बोलिएगा। अगर टेल वाटर कर्व स्लाइटली एबव द जंप हाइट क्या है? तो स्लाइट एबव है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको आप क्या बोलिएगा? आपका बोलिएगा क्या? स्लोपी अपॉन है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो स्लोपी अपॉन, बहुत ज़्यादा है तो स्की बकेट जंप। टेल वाटर अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे है तो स्की बकेट जंप, और दोनों सेम लेवल पे है तो बेसिन एट बेड लेवल। और आपका एक ऑप्शन आ था, द टेल वाटर कर्व जंप, टेल वाटर कर्व बिलो द जंप हाइट। अगर टेल वाटर नीचे है, अगर जंप लेवल से, अगर टेल वाटर लेवल अगर इस लेवल पे है और जंप इस लेवल पे जा रहा है तो क्या होगा? उसको क्या बोलिएगा? उसको सिंक जंप बोलिएगा, सिंक कर गया जंप। नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड इज, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड क्या है? ड्राइव फ्रॉम प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन द रीजन। ड्राइव किससे करते हैं? स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड आप किससे ड्राइव करते हैं? ड्राइव फ्रॉम प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन द रीजन, ये इज द राइट ऑप्शन। स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड है जो ड्राइव करते हैं क्या? प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन द रीजन से। सॉरी गलत मैं बोल गया। ड्राइव फ्रॉम द सीवियर मोस्ट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एनीवेयर इन द कंट्री। जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड होता है, ड्राइव क्या होता है? फ्रॉम द सीवियर मोस्ट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एवरीवेयर ऑफ द कंट्री। बिकॉज आई एम कंफ्यूजिंग फ्रॉम द गुप्ता गुप्ता आंसर की। गुप्ता गुप्ता गिवन ए ऑप्शन इज द करेक्ट, बट जो राइट ऑप्शन है इज बी। आपका जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड प्लस कहाँ से ड्राइव होता है? मोस्ट सीवियर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, कल भी डिस्कस कर चुका हूँ। कंडीशन एनीवेयर इन द कंट्री। मैच करना है, मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है तो इसमें क्या है? कैनाल ड्रॉप क्या हो जाता है? कैनाल का ड्रॉप क्या हो जाएगा? कंट्रोल द बेड ग्रेड। आपका कैनाल ड्रॉप होता है तो क्या करोगे? आपका बेड ग्रेड है उसको कंट्रोल करोगे। नेक्स्ट वन, कैनाल एस्केप है। कैनाल एस्केप कब प्रोवाइड करते हो? जब कैनाल में सप्लाई लेवल से ज़्यादा वाटर आ जाए तो कंट्रोल द फुल सप्लाई लेवल। आपका ज़्यादा पानी आएगा कैनाल में तो उसको क्या करोगे? साइड में कैनाल एस्केप प्रोवाइड कर दोगे, जो कि एक्सेस वाटर है कैनाल का वो एस्केप होकर निकल जाएगा। कैनाल क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है? कैनाल क्रॉस रेगुलेटर टू कंट्रोल द फ्लो डेप्थ। आपका कैनाल में कितना डेप्थ ऑफ द वाटर जाने देना है, वो रिवर सॉरी कैनाल के अपर एक्सट्रीम में लगा हुआ होता है, सबसे ऊपर में रिवर के पास। वो क्या होता है? कंट्रोल करता है फ्लो डेप्थ द कैनाल, कितना देना है। कैनाल आउटलेट क्या होता है? कैनाल आउटलेट आपका कंट्रोल द डिस्चार्ज करता है। कैनाल आउटलेट आपका क्या करता है? कंट्रोल द डिस्चार्ज करता है। आपका बी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, बी द राइट ऑप्शन। कैनाल आउटलेट आपका क्या करेगा? डिस्चार्ज कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वन, मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज आपका दिया हुआ है तो सिल्ट फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? 1.76 अंडर रूट ऑफ डी इन एम एम, डी एम सेवन। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका ये आ जाएगा आंसर, कुछ आ जाएगा। आप यहाँ पर डी एम एम की जगह पे क्या रख दो? 0.14।
सॉरी 0.6 है, तो इसको जब अंडर रूट करोगे तो 1.76 इंटू 0.04 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉरी 0.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आप देख लेना। आपका ये हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, सी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वन, सर प्लस अरेंजमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। मेन प्रोविजन है और सर प्लस अरेंजमेंट है, तो आपका कौन सा सर प्लस अरेंजमेंट करोगे यूजिंग द कोड, आपको बताना है, मैच करवाना है। माइनर इरिगेशन वर्क, माइनर इरिगेशन वर्क में आप क्या करोगे, सरप्लस बियर प्रोवाइड करोगे, एक का 4 हो जाएगा। माइनर एग्रीगेशन वर्क में क्या करोगे, सरप्लस बियर का प्रोवाइड करोगे। मीडियम एरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए इंटीरियर एरिया के लिए आप क्या करोगे, साइफोन क्या करोगे, साइफोन स्किल प्रोवाइड करोगे। और अर्थ डैम क्रॉस मेन रिवर, अर्थ डैम अगर क्रॉस कर रहा है मेन रिवर को तो आप कौन सा प्रोवाइड करोगे, आप सैडल स्पिलवे प्रोवाइड करोगे, सैडल स्पिलवे। अर्थ डैम आपका जो कर रहा है क्रॉस मेन रिवर को कर रहा है तो आप सैडल स्पिलवे प्रोवाइड करोगे। मेसनरी और रॉकी डैम है तो आपको क्या करोगे, ओगी स्पिलवे प्रोवाइड करोगे। मेसनरी और रॉकी स्पिलवे है डैम है तो आप क्या करोगे, ओगी स्पिलवे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि ओगी स्पिलवे तो अर्थन डैम में प्रोवाइड करते नहीं हैं, कल भी पढ़ चुके हैं। अर्थन डैम अगर क्रॉस कर रहा है मेन रिवर को तो साइडल स्पिलवे प्रोवाइड करेंगे। हम मीडियम प्रोजेक्ट इरिगेशन के लिए साइफोन स्पिलवे कर लेंगे, माइनर इरिगेशन के लिए सरप्लस बियर कर लेंगे। दिस इज द ये द राइट ऑप्शन, ये द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द मेन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया बेस्ट ओबिटेंड फ्रॉम द गॉज अमाउंट बाई, आपका पूछ रहा है, आपका मेन प्रेसिपिटेशन पूछ रहा है। आपका मेन प्रेसिपिटेशन ओवर एरिया बेस्ट ओबिटेंड बाय द गॉज अमाउंट, आपका कौन कौन सा मेथड होता है, अर्थमेटिक मेथड होता है, थीजर मेथड होता है, ओलिग्राफिकल वेटेड आइसोहाइटल मेथड होता है। आइसोहेटल में मेथड में क्या करते हैं, हम टोपोग्राफी के हाइट को भी कंसीडर कर लेते हैं, जो कि मोस्ट एक्यूरेट देता है आइसोहाइट मेथड। उसके बाद कौन एक्यूरेट देता है, आपका थीजन देता है, और सबसे लिस्ट कौन एक्यूरेट देता है, आइसो अर्थमेटिक मीन मेथड देता है। तो आपका बेस्ट मोस्ट कुछ ही कर रहा है, बेस्ट ओबिटेंड फ्रॉम किससे होगा, आपका ओलिग्राफिक में हो जाएगा, डी इज द राइट, ओलिग्राफिक वेटेज आइसोहाइट मेथड में हो जाएगा, आइसोहाइट मेथड याद रखना डायरेक्ट, होलोग्राफिक वेटेज आइसोहाइट मेथड आपका बेस्ट देगा। नेक्स्ट मेथड, which one of the following step involve in arriving unit hydrograph, which one of the following step involve in arriving, आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ में कौन कौन सा मेथड, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, आपको ड्राइविंग अराइविंग करना है आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ का, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आप बताओ। पहले क्या करोगे, आप सेपरेट करोगे बेस फ्लो को, आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है तो फ्लड हाइड्रोग्राफ में क्या करोगे, पहले बेस फ्लो को माइनस करोगे, सेपरेट कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, एस्टिमेट द सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम, टोटल सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम को करोगे एस्टिमेट। उसके बाद क्या करोगे, एस्टिमेट द सरफेस रन ऑफ डेप्थ, डेप्थ हो कैसे करोगे, वॉल्यूम निकल गया, एरिया से डिवाइड कर दोगे तो डेप्थ निकल जाएगा। अब डेप्थ निकल गया तो डिराइव द सरफेस रन ऑफ ऑर्डिनेट बाई द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, आप ड्राइव कर लोगे। अगर आपका डेप्थ निकल गया तो DRH का जो आया था इसका जो इसमें फ्लड हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो माइनस करोगे तो DRH निकल जाएगा, और जो डेप्थ निकला है उससे डिवाइड करोगे DRH को तो आपको क्या दे देगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ दे देगा।
यूनिट 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए आपका बारिश के लिए जो ग्राफ देगा वही यूनिट हाइड्रोग्राफ निकल आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। पहले क्या करना है, फ्लड हाइड्रोग्राफ लेना है, उसमें क्या करना है, बेस फ्लो को माइनस कर देना है। बेस फ्लो को माइनस करने के बाद क्या करना है, एस्टिमेट द टोटल सरफेस, जो रन ऑफ वॉल्यूम हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेना है। और रन ऑफ वॉल्यूम में क्या करना है, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो टोटल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल निकल जाएगा। डेप्थ ऑफ द रेनफॉल निकल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, डी आर एच जो निकला था पहले उसको क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ द रेनफॉल से डिवाइड कर देंगे तो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ईयर फ्लड अकरेंस एट लीस्ट वन इन नेक्स्ट 4 ईयर। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द 10 ईयर का पूछ रहा है, एटलीस्ट नेक्स्ट 10 ईयर 4 ईयर में क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इजकल टू 1 बाई रिटर्न पीरियड हो जाता है टी। तो आपका रिटर्न पीरियड कितना दिया हुआ 10, तो 0.1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू नॉन अकरेंस को क्यू बोलता है, क्यू बोलता है नॉन अकरेंस को। तो 1 - पी, यहाँ से 0.9 हो जाएगा नॉन अकरेंस। तो आपका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इन नेक्स्ट 4 ईयर। तो नॉट अकरेंस इन नेक्स्ट 4 ईयर, तो क्यू के पावर 4 रख देंगे, 4 ईयर में एक भी बात नहीं, तो क्यू के पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा नॉन अकरेंस इन 4 ईयर। तो आपका एटलीस्ट 1 पूछ रहा है ना, तो आपको रिस्क पूछ रहा है, तो एटलीस्ट 1 इन 4 ईयर। तो एक बार भी नहीं अकर करने का प्रोबेबिलिटी घटा लेंगे 1 में से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एटलीस्ट 1 का हो जाएगा आपका, एक एटलीस्ट 1 इन 4 ईयर हो जाएगा आपका। यहाँ 4 रख देना है एन के जगह पर, अब क्यू आप फाइंड कर ही लियो। नेक्स्ट वन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ गुप्ता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेयर रिकॉर्ड फ्रॉम द इरिगेशन फील्ड। आपका ये सब रिकॉर्डिंग डाटा है। तो आपका पूछ रहा है क्या, द बेस ऑफ द डाटा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द सॉइल विल बी। आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, फील्ड कैपेसिटी दिया हुआ है, बेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट, परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल वाट 50% है। ड्राई यूनिट वेट क्या है आपका दिया हुआ है, इफेक्टिव रेनफॉल दिया हुआ है। तो आपका सीधा सीधी याद रख लेना एक फार्मूला, जो डेप्थ ऑफ द वाटर होगा आपका फील्ड, आपका क्या हो जाएगा, गामा, आपका गामा डी बाई गामा डब्लू इंटू एफ सी माइनस एफ डब्लू इंटू जो आपका परमिसिबल डिप्लीशन है। आपका परमिसिबल डिप्लीशन क्या था यहाँ पे 50 थे, इंटू 0.5 पर हो जाएगा। एफ सी क्या था 20%, फील्ड कैपेसिटी 20%, ये 10%, 0.1 0.2। तो यहाँ पर से आपको सॉल्व करोगे तो गामा डी कितना दिया है 1,500 और गामा डब्लू क्या हो जाएगा आपका 1,000 kg हो जाता है गामा डब्लू वाटर। और आपका क्या हो जाएगा 0.2 में 0.1 घटाओगे तो 0.1 हो जाएगा इंटू 0.5। इसको सॉल्व करना, डी डब्लू आपका आ जाएगा। तो डी डब्लू आपका डेप्थ ऑफ द वाटर आएगा, कितना ज़रूरत है। तो आपका उसमें फिर आपको इफेक्टिव रेनफॉल क्या हो गया 25। तो आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा, इरिगेशन कितना के लिए दोगे, जो डी डब्लू आया है और उसमें क्या करोगे घटा लोगे आप इफेक्टिव रेनफॉल, वही हो जाएगा आपका। वही फार्मूला लगा के सॉल्व किया है आपका। तो आपका 75 सेंटीमीटर आया है। तो डेप्थ ऑफ द वाटर रेनफॉल हो चुका है 25 सेंटीमीटर, तो 75 में 25 माइनस कर लो, तो आपका 50 सेंटीमीटर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट चाहिए। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व वुड एस्टीम टू रिलायबल। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व है, वुड बी एस्टीम टू रिलायबल क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंटली हाइपरबोला विथ द ड्यूरेशन इंक्रीज आउटवर्ड्स, ये कुछ ऐसा हो जाता है, हाइपरबोला हो जाता है।
आपका जो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व हो जाता है कुछ हाइपरबोला टाइप हो जाता है, आई थिंक ऐसे हो जाता है। तो इसमें ड्यूरेशन आउटवर्ड इंक्रीज कर रहा है। बी द राइट ऑप्शन, नॉट सी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाएगा और लिम्स हाइपरबोला हो जाता है और ड्यूरेशन इंक्रीज आउटवर्ड हो जाता है। दिस इज द गिवन द रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिंग ऑफ द टाइल्ड रेन्स टू रिलेवल द वाटर लॉग लैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्पेसिंग ऑफ द टाइल ट्रेन हो जाता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल ट्रेन, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। आपका जो स्पेसिंग ऑफ द टाइल ट्रेन का जो फार्मूला हो जाता है एस इजकल टू 4k/q बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप के है जो आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, आपका जो क्यू है रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द ड्रेन। ड्रेन आप ए क्या है? ए आपका रिप्रेजेंट करता है डेप्थ ऑफ द इम्परमेबल स्ट्रेटा बिलो द ड्रेन, और बी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ड्रेन ऑफ द वाटर टेबल एबव द इम्परमेबल लेयर। आप देख लेना इस बुक में डाटा, इसमें आपको यही याद रखना है। तो जो स्पेसिंग ऑफ द टाइल ड्रेन होता है एस ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी होता है। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम परमिसेबल सक्शन लिफ्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रैक्टिस इन सी लेवल एट द 30 डिग्री सी। आपका 140 का क्या हो जाएगा? सी द राइट ऑप्शन, 6 मीटर। मैक्सिमम परमिशन सक्शन लिफ्ट ऑफ फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रैक्टिस इन सी लेवल एट द 36 सेंटीमीटर 6 मीटर हो जाता है। मैक्सिमम परमिसेबल सक्शन ऑफ लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रैक्टिस एट द सी लेवल इज द 6 मीटर एट द 30 सी। नेक्स्ट वन, in aquifer confined at the top and bottom impermeable layer stratified into 3 layer। आपका दिया हुआ है तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ एक्यूफर क्या हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करते रहो बैठ के। आप ये बहुत लंबा सॉल्यूशन जाएगा, आप देख लो। जो के वर्टिकल हो जाएगा आपका क्या फार्मूला हो जाता है? के वर्टिकल का जो फार्मूला हो जाता है d1 + d2 + d3 बाई d1 + k1 + d2 / k1 + d3 / k3 आपका हो जाएगा। इसको आप जब आपका जो सारा डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, आपका ऑलरेडी दिया हुआ है टॉप लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर। आप परमेबिलिटी भी ईच लेयर का दिया हुआ है। तो अभी जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा परमेबिलिटी। तो ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वल टू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, परमेबिलिटी इंटू डी टोटल, जो टोटल डेप्थ है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट वन, द फ्लो मास कर्व स्टडी द डिमांड लाइन ड्रॉ फ्रॉम रिज डज नॉट इंटरसेक्ट द मास कर्व अगेन। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या गए इसमें क्या बोले थे? आपका डिमांड लाइन फ्लो मास कर्व ऑफ द एसटीडी है, एसटीडी फ्लो के लिए है। तो डिमांड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द रिज, नॉट इंटरसेक्ट। आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो डिमांड लाइन पे तो डर नॉट इंटरसेक्ट कर रहा है मास कर्व को अगेन, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है उसके बाद। तो क्या हो जाएगा? डिमांड कैन नॉट मीट इनफ्लो ऑफ द रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होगा? नॉट रीफिल होगा। आपका जो क्वेश्चन में पहले आपका सप्लाई लाइन था और ये डिमांड लाइन है। तो आपको कह रहा है कि आप जब डिमांड लाइन पे ड्रॉ करते हो पैरेलल एक लाइन सप्लाई लाइन के, तो एट द पिक पॉइंट तो कभी भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई लाइन को, सॉरी डिमांड लाइन को। तो क्या होगा आपका? ये आपका जो इनफ्लो है नॉट फुलफिल क्या कर पाएगा? डिमांड को जो है फुलफिल नहीं कर पाएगा और आपका रिजर्वायर कभी भी रिफिल नहीं हो पाएगा। दिस इज द राइट ऑफ सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ऑलरेडी डिस्कस। 143 following data refer to station A and B equidistance from station X।
ये बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, तो वैल्यू अब पी पूछ रहा है आपका। इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल रेशियो मेथड लगा के आप सॉल्व कर लो। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। आपका स्टेशन, आपका जो नॉर्मल रेशियो का फार्मूला हो जाता है, जो ए फार्मूला हो जाता है, तो आपका जो एक्स स्टेशन पे मिसिंग था आपका कौन सा डाटा, प्रेसिपिटेशन का डाटा। तो आपका प्रेसिपिटेशन का डाटा निकालने के लिए फार्मूला लगा लो, आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है, पहले भी एक क्वेश्चन बता चुका हूँ इस टाइप का। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कंसीडर करने का रहा है, तो आपको बताना है a 100-year flood discharge is greater than 50-year flood discharge। दिस इज राइट हो जाएगा, क्योंकि 100 ईयर में जो फ्लड आएगा वो ज़्यादा आएगा कंपेयर टू 50 ईयर में के कंपेयर में। राइट हो गया। 100%, 90% आफ्टर डिपेंडेबिलिटी ऑफ द फ्लो, डिपेंडेबिलिटी ऑफ द फ्लो ग्रेटर देन 50% डिपेंडेबिलिटी फ्लो। 90% ऑफ द डिपेंडेबिलिटी ऑफ द फ्लो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 50% डिपेंडेबिलिटी ऑफ द फ्लो। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इवोपरेशन ऑफ द साल्ट वाटर फ्रॉम द सरफेस लेस देन फ्रेश वाटर, दैट इज राइट। ऑल प्रीवियस डिस्कस कर चुका हूँ। 1 and 3 द राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिपेंडेबिलिटी क्या हो जाता है, डिपेंडेबिलिटी हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न पीरियड हो जाएगा। तो रिटर्न पीरियड क्या हो जाता है, 1/t, ऐसे बोल सकते हैं। तो रिटर्न पीरियड क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो डिपेंडेबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो डिपेंडेबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, 90% डिपेंडेबिलिटी ऑफ द फ्लो इज ग्रेटर देन 50% डिपेंडेबिलिटी फ्लो। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका, ये राइट हो जाएगा। क्योंकि अब मैं बता चुका हूँ डिपेंडेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो 50 डिपेंडेबिलिटी 90% हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा अकरेंस होने का। तो सही बात है, दैट इज द राइट ऑप्शन, इज द डी। डी इज द राइट ऑप्शन, नॉट सी। नेक्स्ट 145 254 245 नंबर क्वेश्चन। 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए सर्टेन बेसिन हैज पी कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, अब पी कोऑर्डिनेट ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर सेम बेसिन। 4 आवर आपका 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए पी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सी होगा। तो 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए सेम बेसिन के लिए आपका पी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 80 हो जाएगा। बिकॉज आपका पी कोऑर्डिनेट आप जो ड्रॉ कर रहे हो 80 आवर 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए था। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपका कम ड्यूरेशन में 1 सेंटीमीटर रेनफॉल बारिश हो रहा है तो उसका पीक क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 4। ज़्यादा टाइम में बारिश हो रहा है तो ज़्यादा टाइम में बारिश होगा तो धीरे धीरे पानी निकलेगा, तो पीक कम आएगा ना। अगर कम ही टाइम में एक बैग बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उसका पीक क्या आएगा, हाई आएगा, फ्लड आ जाएगा। तो ग्रेटर पीक होगा, देन ग्रेटर देन 80 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नियमन है कंट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड हाइड्रोलिक करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, मिला मैच करना है।
मैच करना है। डाल्टन क्या किया था, डाल्टन क्या किया था, एवोपरेशन में मेजरमेंट का तरीका बताया था। सिंडर क्या किया था, सिंडर आपका क्या किया था, सिंडर आपका क्या किया था, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ पहले भी बता चुका हूँ एक जगह। सिंडर आपका सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में बताया है। आप बेनेडिक्ट रेडल आपका इक्वेशन अभी भी पढ़े थे जस्ट 10 क्वेश्चन पहले। आपका बेनेडिक्ट क्रेडल आपका क्या डिसाइड करता है, बताता है, आपका कंजम्पटिव यूज डिफाइन करता है। शेरमैन क्या किया था, शेरमैन आपका क्या किया था, शेरमैन आपका क्या फाइंड किया था, यूनिट हाइड्रोग्राफ। आपका सी इज द राइट ऑप्शन। शेरमैन क्या किया था डिफाइन, यूनिट हाइड्रोग्राफ, सी द राइट ऑप्शन। Dalton law given by the formula of the calculation of the evaporation. Unit hydrograph is the given by Sherman. Theory of the synthetic unit hydrograph given by Sanders. A Benedict Redel used to calculate the conjunctive use. और डाल्टन क्या कैलकुलेट किया था, evaporation. सिंपल वन। कलभट को डिजाइन कर रहा है क्यूपी के लिए, क्यूपी द बेसिक रेशनल फार्मूला फॉर स्टॉर्म इंटेंसिटी as used in design of the twice duration occurs, then resultant peak of the discharge is। आपका क्या हो जाएगा, क्यूपी हो जाएगा। फ्रॉम द रेशनल फार्मूला क्या हो जाता है, क्यूपी इज इक्वल टू के आई ए। तो आपका क्या कह रहा है, डिजाइन ए कलवर्ट फॉर पीक डिस्चार्ज क्यूपी फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ द रेशनल फार्मूला इफ द स्टॉर्म इंटेंसिटी इज ऑफ द डिजाइन एंड ट्वाइस द ड्यूरेशन, एंड ट्वाइस द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को ट्वाइस कर देता है, तो रिजल्टेंट पिक क्या हो जाएगा। तो इस पर क्या होता है, ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है क्यू पिक पे, तो क्यू पिक इजकल टू क्यू पिक हो जाएगा। क्या इधर आई द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, एरिया आई द कैचमेंट, द नो टर्म ऑफ द ड्यूरेशन इन द रेनफॉल ऑफ द रेशनल फार्मूला, पिक डिस्चार्ज इज नॉट चेंज, ऑलरेडी डिस्कस। मैच करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द गुप्ता ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है। आपका स्पेसिफिक यील्ड है, स्पेसिफिक कैपेसिटी है, स्पेसिफिक रिटेंशन है, स्पेसिफिक स्टोरेज है। तो आपका स्पेसिफिक यील्ड हो जाएगा, स्पेसिफिक आपका यील्ड क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक यील्ड हो जाएगा, स्पेसिफिक यील्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन बाय द ग्रेविटी पर यूनिट एक्यूफर। स्पेसिफिक यील्ड मतलब क्या हो जाता है, किसी भी एरिया से आप कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको निकाल सकते हो, तो वो स्पेसिफिक यील्ड हो जाएगा। आपका 1 का 2 हो जाएगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या हो जाएगा, आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा बेल्ड यील्ड पर यूनिट ड्रॉ डाउन। ये पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, SW ड्रॉ डाउन, ये स्पेसिफिक कैपेसिटी कहलाता है। बेल्ड यील्ड पर यूनिट ड्रॉ डाउन आसपास स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा। स्पेसिफिक रिटेंशन क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन पर यूनिट एक्यूफर, वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर, सी का आपका 1 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट टू स्पेसिफिक यील्ड में क्या करते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, और रिटेंशन में क्या हो जाएगा, सॉइल कितना वाटर ऑफ द रिटेन कर सकता है, रिटेन रह जाएगा, आप कितने वाटर को नहीं निकाल पाओगे, तो स्पेसिफिक रिटेंशन हो जाएगा। स्पेसिफिक स्टोरेज क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक स्टोरेज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर यूनिट डिक्लाइन इन पिजोमेट्रिक हेड। इसके डेफिनेशन को एकदम रट्टे मार लो। स्पेसिफिक स्टोरेज का जो डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर से आप कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज कर सकते हो, और फॉर पर यूनिट डिक्लाइन इन पिजोमेट्रिक हेड, पिजोमेट्रिक हेड में 1 यूनिट डिक्लाइन से आप कितना वाटर एग्जैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। दिस इज द आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी लेक्चर।